नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के भारतीय संस्कृत नामक पाठ के गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 5 करके एक गद्यांश दिया गया है। इसके ठीक नीचे आवास आ करके इसी गद्यांश से 3 प्रश्न 3 पॉइंट के माध्यम से पूछे गए हैं। ये जो आवासा के प्रश्न हैं, इन तीनों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से ढूंढकर पहले में गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या और फिर इसके बाद एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। कवि इकबाल जी उक्त का अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। इन तीनों पॉइंट के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसी गद्यांश में से हिंदी में व्याख्या करके इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम और फिर इसी गद्यांश से एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसा कि यहाँ पर आ में पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। और कभी कभी आ में यही जगह पर पूछ लिया जाता है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जब ये घुमा के सवाल आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर कैसे लिखा जाता है, ये हम अभी आगे व्याख्या करते समय बताएंगे कि वहाँ पर कैसे करना है। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, फिर इसके बाद इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जब आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र मिलेगा तो पूरे गद्य खंड से किसी भी पाठ से कोई भी गद्यांश आ सकते हैं। आ सकते हैं का मतलब एक ही गद्यांश नहीं रहेगा, वहाँ पर 1 और 2 पॉइंट करके 2 गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों गद्यांशों के नीचे आवास आ करके उसी में से आपको प्रश्न भी दिए रहेंगे, जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इसलिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोनों गद्यांशों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जब आप दोनों गद्यांशों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको कौन सा गद्यांश अच्छी तरीके से मालूम है, किसकी आप अच्छी तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन से गद्यांश में कौन सा पाठ है और कौन से लेखक हैं, मतलब किस गद्यांश का लेखक कौन है और ये गद्यांश कौन से पाठ से आया है। जब आप ये बात पता कर पाएंगे तभी आपका जो पाठ और लेखक का नाम होगा या आ पॉइंट का जो संदर्भ होगा वो सही हो पाएगा। क्योंकि अगर आप ये पता नहीं कर पाते हैं कि इस गद्यांश के लेखक कौन है और ये किस पाठ से आया है तो आपकी पहली हेडिंग ही गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि जब वहाँ पर कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी चेक करने वालों के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपके हर एक हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ें। इसलिए जब आप वहाँ पर उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग की ही 1-2 हेडिंग्स को वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इसके बाद पूरे उत्तर का आपको नंबर दे देते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले गद्यांश को पढ़ के अच्छी तरीके से पता करना है इसके लेखक कौन है और इसके ये कौन से पाठ से आया है, तभी जाके आपको संदर्भ लिखना है। क्योंकि संदर्भ में मेन चीज़ पाठ और लेखक का नाम ही होता है और पाठ और लेखक का नाम आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी उत्तर की शुरुआती हेडिंग होती है, पहली हेडिंग होती है। यहाँ पर इसकी व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या आपको करके लाइन टू लाइन बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न 5 करके दिया है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। कुछ इस तरह का एक गद्यांश है जिसकी हमें संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश का मतलब यही होता है कि जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची हैं हमें उन लाइनों के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उत्तर और फिर इसके बाद इसके रेखांकित अंश की व्याख्या शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है उत्तर। यहाँ पर हमने नीचे डाला है आ पॉइंट के सामने, लेकिन आपको सबसे पहले शुरुआत में हेडिंग डालना है उत्तर। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर एक गद्यांश नहीं रहेगा, 2 गद्यांश रहेंगे जिसमें से किसी एक की व्याख्या आपको करनी होती है।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वहाँ पर एक पॉइंट डालना है। एक पॉइंट का मतलब अगर आप एक की कर रहे हैं तो अगर आप पहले गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट डाल के शुरुआती के 2 अक्षर, इसके बाद बीच में डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर वहाँ पर लिख देने हैं। इसी तरह से अगर आपको पहले की नहीं आती है, अगर आप दूसरे गद्यांश की व्याख्या करना चाहते हैं तो पॉइंट 2 डाल के शुरुआती के 2 अक्षर और फिर डॉट 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 और लास्ट के 2 अक्षर। जैसा कि हमने यहाँ पर 5वें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की है तो इसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट 5 डाला है। इसके बाद आज हम शुरुआती के 2 अक्षर, इसके बाद डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर और रखेगा। ये हो गए हमारे गद्यांश के शुरुआत और लास्ट के अक्षर। इससे होता क्या है कि जब आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वालों को ये समझने में आसानी होती है कि आपने पॉइंट 1 के गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या की है या दूसरे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की है। जो ये तरीका है सबसे सही तरीका है और सबसे आसान तरीका है सही तरह से लिखने का। ऐसा करने से कॉपी चेक करने वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होती है और आपको बराबर नंबर देते जाते हैं। यहाँ पर शुरुआत आपको इस तरीके से करनी है, फिर आपको नीचे डालना है पॉइंट आ। याद रहे यहाँ पर पूछ रहा था पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर हमने संदर्भ हेडिंग नहीं डाला है। और जहाँ पर पूछता है कि पाठ और लेखक के नाम के अलावा संदर्भ लिखिए, तो वहाँ पर आपको संदर्भ हेडिंग डाल के सेम यही लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट 1 डाला और यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ, जहाँ पर संदर्भ पूछता है। इसके अलावा जहाँ पर स्पेशली पूछता है पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो वहाँ पर आपको अथवा लगा के नीचे लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम या अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम भारतीय संस्कृत व लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ लिखने का सही तरीका। याद रहे शुरुआत आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालना है, इसके बाद पॉइंट डालना है, इसके बाद संदर्भ का स्टार्टिंग करना है। इसके अलावा संदर्भ लिखते समय चाहे कोई भी गद्यांश हो या पद्यांश हो, पाठ और लेखक का नाम के जो शब्द हैं उन शब्दों को आपको काले पेन से डालना है ताकि कॉपी चेक करने वाले की नज़र सबसे पहले उन्हीं शब्दों पर पहुंच जाए और वो आपका पूरा गद्यांश भी अच्छी तरीके से ना पढ़े। इस तरीके से आपको वहाँ पर संदर्भ लिखना है। इसके अलावा संदर्भ लिखने का और भी एक आसान तरीका होता है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये भी हमारा संदर्भ सही है और ये भी संदर्भ सही ही माना जाएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है, बस ये छोटा है, इसमें इतना फ़र्क है। तो आपको जो याद हो जाए, अगर आपको बड़ा याद नहीं हो रहा तो आप छोटा भी याद करके वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन ये आपको पहली हेडिंग है इसलिए इसमें गलती पाठ और लेखक के नाम में गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप पहली हेडिंग ही गलत कर देंगे तो कॉपी चेक करने वाला ये समझ जाएगा कि अगर आपको इसके पाठ और लेखक का ही नाम नहीं मालूम है तो आगे आपने इसकी व्याख्या कैसे की होगी, और वो उसी हिसाब से आपके नंबर काट के आपको नंबर दे देगा। इसलिए इसको अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी पॉइंट बा रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद इसकी व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। लेखक की हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में वह अमृत तत्व सदैव बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है और यही भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा भी है। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इस गद्यांश में हमने यहाँ तक
अच्छी तरीके से पहले संदर्भ और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट करवा दी। इसके बाद आएगा हमारा पॉइंट सा, एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। प्रश्न आपने वहाँ पर पहले पढ़ ही लिया था, जिसके उत्तर के लिए हम यहाँ पर पॉइंट सा डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर तथ्यपरक प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, प्रसिद्ध शायर इकबाल का कहना है कि न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, किंतु यहाँ एक ऐसा तत्व अवश्य विद्यमान रहा जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश के संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। यहाँ तक के वीडियो में हमने आपको भारतीय संस्कृत पाठ के 5वें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन कैसे करना है प्रैक्टिकल तरीके से आपको बता दिया। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 6 या छठा गद्यांश। ये गद्यांश भी बिल्कुल पहले की तरह ही रहने वाला है। इसमें भी पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, इसके ठीक नीचे आवास आकर के 3 पॉइंट के 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जो हम आपको अभी इसको पढ़ने के बाद स्क्रीन पर दिखाएंगे। जैसे आपने 5वें में शुरुआत में देखा वैसे इसमें भी सेम टू सेम रहेगा। सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 6 करके गद्यांश है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फेंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। कुछ इस तरह का एक गद्यांश है पूरा। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आवास आकर के यहाँ पर भी पहले की तरह ही 3 पॉइंट के 3 प्रश्न पूछे रहेंगे। हमने पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये गद्यांश काफ़ी बड़ा था, पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा था। हमने इसको पढ़ने के बाद आधा काट दिया और इसके बाद हमने आपको इसके प्रश्न बताए हैं, इसलिए आपको ध्यान रहे सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके बाद आवास आके तीनों पॉइंट को पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पर आ में पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। कभी कभी इसी जगह पे पूछ लिया जाता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो वहाँ पर कैसे लिखना है हम आपको अभी लिखते समय बताएंगे। इसके बाद बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और पॉइंट सा में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर, जैसे मानव मात्र के जीवन के लिए क्या आवश्यक है, इसका मूर्त रूप कौन है जिसका वर्णन किया गया है। लास्ट के शब्द हैं जिसका वर्णन किया गया है। इन तीनों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जैसा कि हमने शुरुआत के वीडियो में ही 5वें गद्यांश में ही बताया कि जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही गद्यांश नहीं रहेगा, पूरे गद्य खंड से 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक ही गद्यांश के आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। दोनों गद्यांशों के नीचे ठीक इसी तरीके से आवास आकर के प्रश्न पूछे रहेंगे। पहले आपको दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके बाद जो आपको आसान लगे, जिसकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं, उसको आप वहाँ पर कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक की ही रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी होती है। इसके साथ साथ व्याख्या करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन से गद्यांश में कौन सा पाठ और कौन सा लेखक है, क्योंकि गद्यांश में जो पहली हेडिंग होगी आपकी उत्तर की वो यही होगी पाठ और लेखक का नाम या संदर्भ, और दोनों चीज़ों में ही आपको पाठ और लेखक का नाम ही लिखना होता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये कन्फर्म पता करना है कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं। फिर इसके बाद आपको उत्तर हेडिंग डाल के स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके पाठ और लेखक का नाम याद करना है और फिर इसके बाद लिखना शुरू करना है।
क्योंकि अगर आपको इसके पाठ और लेखक का नाम याद नहीं होगा तो आपकी जो पहली हेडिंग होगी संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम वही गलत हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये और बताते चलें कि जब वहाँ पर कॉपी चेक होती हैं तो वहाँ पर इतना समय नहीं होता है कि आपने जो उत्तर लिखा है उसके हर एक हेडिंग्स को अच्छी तरीके से पढ़ा जाए। वहाँ पर कॉपी चेक करने वाले सबसे पहली हेडिंग ही जो होती है या दूसरी हेडिंग होती है उन्हीं को अच्छी तरीके से चेक करके आपको पूरे उत्तर का नंबर दे देते हैं। और ये आपकी पहली हेडिंग होगी आपके पूरे गद्य खंड की व्याख्या की, इसलिए आपको इसमें संदर्भ में कोई भी गलती नहीं करना है। संदर्भ बहुत छोटा सा ही संदर्भ है, इसमें मेन चीज़ जो होती है वो पाठ और लेखक का नाम ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए आपको ये अच्छी तरीके से पता कर लेना है, फिर इसके बाद इसके गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या स्टार्ट करनी है। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से पता कर लिया कि इसके पाठ का नाम भारतीय संस्कृत है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तब जाके हम यहाँ पर सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ एक बात आपको और बताते चले कि उत्तर हेडिंग डालने के बाद डायरेक्ट आपको संदर्भ लिखना शुरुआत नहीं करना है। यहाँ पर हमने नीचे उत्तर डाला है, लेकिन आपको सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालना है। इसके बाद जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर 2 गद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें से किसी एक ही गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप 1 पॉइंट की करेंगे या 2 पॉइंट की। अगर आप पहले गद्यांश की व्याख्या करना चाहते हैं तो वहाँ पर पॉइंट 1 डालिए, सबसे पहले उत्तर, इसके बाद पॉइंट 1 और फिर शुरुआती के 2 अक्षर, फिर बीच में डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर लिख देने हैं। अगर आप दूसरे की कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही करना है। जैसे कि हमने पॉइंट 6 की किया है तो हमने यहाँ पर पॉइंट 6 डाला और इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर लिख दिए, यह एक नैतिक, इसके बाद डॉट 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 और फिर इसके बाद हो गया है लास्ट के 2 अक्षर। इससे लिखने से फ़ायदा ये होता है कि कॉपी चेक करने वाले को ये समझने में आसानी होती है कि आपने पहले गद्यांश की व्याख्या की है या दूसरे गद्यांश की व्याख्या की है, और ये शुरुआत करने का सही तरीका होता है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाले को कोई भी दिक्कत समझने में नहीं होगी। और याद रहे, कॉपी चेक करने वालों को जितनी आसानी होगी उनको कॉपी चेक करने में, आपको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले उत्तर, इसके बाद पॉइंट और फिर इसके बाद आपको पॉइंट आ डाल के या पॉइंट 1 डाल के संदर्भ और पाठ और लेखक का नाम लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा था तो हमने यहाँ पर संदर्भ नहीं डाला, क्योंकि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना सही माना जाता है। अगर यहाँ पर आप संदर्भ डाल देंगे तो भी कोई गलती वाली बात नहीं है, लेकिन जो पूछ रहा था वही लिखना चाहिए। हमने यहाँ पर सिर्फ आ पॉइंट डाला। लिखना संदर्भ ही है लेकिन बिना संदर्भ हेडिंग डाले, जहाँ पर संदर्भ नहीं पूछ रहा है। इसलिए यहाँ पर संदर्भ नहीं पूछ रहा था तो हमने बिना संदर्भ हेडिंग डाले संदर्भ लिखा। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है, अथवा निम्नोक्त लिखे पाठ का नाम या अथवा निम्नोक्त लिखित पाठ का नाम भारतीय संस्कृत व लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ लिखने का बिल्कुल सही तरीका। इसके अलावा जो पाठ और लेखक के नाम के जो शब्द होंगे, इन शब्दों को आपको काले पेन से लिखना है ताकि कॉपी चेक करने वाले की नज़र सबसे पहले उन्हीं पर पड़ जाए। और संदर्भ जो होता है उसमें मेन चीज़ पाठ और लेखक का नाम ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए आपको वहाँ पर जब काले पेन से डाल देंगे तो वो देख लेगा और आपका पूरा संदर्भ भी अच्छे से नहीं पढ़ेगा। याद रहे, शुरुआत आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना है, अच्छी राइटिंग में करना है, ताकि आपकी पहली हेडिंग ही देखकर कॉपी चेक करने वाला आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से करने के बाद अब हमारी अगली हेडिंग आएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि हमारी संस्कृत में निहित अमृत तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो आदिकाल से ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर तथा अप्रत्यक्ष अगोचर रूप में संपूर्ण देश में बहता चला आ रहा है। यह कभी कभी
स्थूल रूप में अर्थात मूर्त रूप में किसी महापुरुष के रूप में भी जन्म लेता रहा है। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह बता रहे हैं कि हम बड़े ही भाग्यवान हैं कि इसी प्रकार के एक स्थूल रूप को महात्मा गांधी के रूप में हमने अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते हुए देखा है। इसी मूर्त ने परतंत्र के परिणाम स्वरूप सूख चुकी हमारी हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर नई मज्जा प्रदान की, मरे हुए से हमारे शरीर में प्राणों का संचार किया, निराश एवं मुरझाए हुए दिलों को प्राण दान देकर पुनः खिला दिया और उनमें नूतन ऊर्जा का संचार किया। उस मूर्त रूप ने जो अमर तत्व प्रदान किया वह सत्य और अहिंसा का है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश की भी रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आएगा हमारा पॉइंट सा एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर, जिसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, पॉइंट सा, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर तथ्यपरक प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, मानव मात्र के जीवन के लिए सत्य और अहिंसा नामक अमर तत्व की आवश्यकता है। आज की बढ़ती हुई हिंसात्मक वृद्धि में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। सत्य और अहिंसा के मूर्तिमान स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जिनका प्रस्तुत गद्यांश में सांकेतिक रूप से वर्णित किया गया है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश की भी रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने आपको भारतीय संस्कृत नामक पाठ से 5वें और 6ठे गद्यांश के संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट करवा दी। 5वें गद्यांश में भी हमने पॉइंट 1 में या पॉइंट आ में संदर्भ, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके बाद एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। इसके अलावा 6ठे गद्यांश में भी हमने आपको पॉइंट आ में संदर्भ, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को याद करने के लिए ज़्यादा आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 बार अगर आप इसको सुन लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कहानी की तरह किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। अतः इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।